नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और कुछ हद तक चौंकाने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। जी। रिलायंस कम्युनिकेशंस मतलब अनिल अंबानी समूह की जो कंपनी है और उससे जुड़ा करीब 31,500 करोड़ रुपए का कथित बैंक फ्रॉड हाँ, रकम तो वाकई बहुत बड़ी है ना। तो हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, कुछ लेखों के अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को थोड़ा समझे कि आखिर ये सब है क्या। बिल्कुल। तो इसमें मुख्य नाम है रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी आरकॉम और शक के दायरे में जो रकम है वो है 31,500 करोड़ रुपए। और जो सबसे बड़े प्रभावित दिख रहे हैं वो है एसबीआई के नेतृत्व वाला बैंकों का एक समूह। जी हाँ। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक कंपनी के बिजनेस में फेल होने की कहानी नहीं लगती। जो शुरुआती जानकारी है वो इशारा कर रही है कि शायद ये जानबूझकर कर्ज ना चुकाने, जिसे विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं, या फिर धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ? मतलब कहानी कहाँ से बिगड़ी? सुनने में आया है कि 2015 से 2018 के बीच आरकॉम और उसकी कुछ ग्रुप कंपनियों ने बैंकों से काफी भारी कर्ज लिया था। हाँ, लिया तो था। कंपनियां लेती हैं कर्ज, वो तो सामान्य बात है, विस्तार के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या मतलब कर्ज चुका नहीं पाए? देखिए, बात सिर्फ चुका पाने की नहीं है। बताया जा रहा है कि कंपनी की जो कमाई थी और जो उसके ऊपर कर्ज का बोझ था, उसमें तालमेल बिल्कुल बिगड़ गया था। मतलब खर्चे बहुत ज्यादा, आमदनी काफी कम। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। और यहीं पर वो विलफुल डिफॉल्ट वाली बात आती है। बैंकों का शक सिर्फ घाटे पर नहीं है। उनका कहना है, या उनकी जांच का इशारा है, कि जो लोन का पैसा था वो शायद उन कामों में लगा ही नहीं जिसके लिए लिया गया था। अच्छा, मतलब पैसा कहीं और इस्तेमाल हुआ? हाँ, शायद ग्रुप की ही दूसरी कंपनियों में लगा दिया गया हो, या कहीं और। ये सब तो जांच का ही विषय है, लेकिन बैंकों का मानना है कि ये अनजाने में हुई गलती नहीं, जानबूझकर की गई चूक है। तो इसी वजह से मतलब जब हालत इतनी बिगड़ गई तो 2019 में आरकॉम दिवालिया प्रक्रिया में चली गई, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, सीधी सी बात है। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कर्ज नहीं चुका सकते, तो फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई कि कंपनी की संपत्ति बेचकर बैंकों का पैसा चुकाया जाए। और इसी प्रक्रिया के दौरान फिर बैंकों ने अपनी जांच की होगी, फोरेंसिक ऑडिट वगैरह। जी हाँ, जी हाँ। और उसी जांच में उन्हें ये लगा कि ये मामला सिर्फ बिजनेस फेल होने का नहीं है, इसमें धोखाधड़ी के तत्व हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ आरकॉम को ही नहीं, बल्कि उसकी दो और कंपनियां, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, इनको भी फ्रॉड अकाउंट घोषित कर दिया। ओह, मतलब पूरा ग्रुप ही लपेटे में आ गया एक तरह से। हाँ, ऐसा लगता है कि लोन स्ट्रक्चर या फंड के हेरफेर में शायद ये सभी कंपनियां किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थीं। तो जब बैंकों ने इसे फ्रॉड घोषित कर दिया, उसके बाद क्या कदम उठाए गए? इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। एसबीआई, जो कि लीड बैंक था इस कंसोर्टियम का, उसने फिर सीबीआई को औपचारिक शिकायत दी। अच्छा, यानी अब जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। पैसा कहाँ गया है, कैसे गया, किसकी क्या भूमिका थी, ये सब। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी रकम की बात हो और फ्रॉड का शक हो, तो जांच की सुई कंपनी के प्रमोटर तक भी जाती है। मतलब अनिल अंबानी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। खबरें तो यही बताती हैं कि उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है और आगे चलकर संपत्ति जब्ती या दूसरी कानूनी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। मतलब ये मामला अब सिर्फ कंपनी के खातों तक सीमित नहीं रहा है। और इसका असर, सबसे बड़ा असर तो बैंकों पर ही पड़ा होगा, खासकर सरकारी बैंकों पर। हाँ, सबसे सीधा और बड़ा असर तो सरकारी बैंकों पर ही है। हजारों करोड़ का नुकसान। और देखिए, जब सरकारी बैंकों को इतना बड़ा नुकसान होता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो आम जनता का ही है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। सही बात है। और इसका एक और असर होता है, ऐसे बड़े मामले सामने आने के बाद ना पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर एक दबाव बनता है। कैसा दबाव? एक तो ये कि बाकी जो बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं उन पर निगरानी शायद और सख्त हो जाए। दूसरा, सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता लाने, जवाबदेही तय करने की मांग बढ़ जाती है। रेगुलेटर्स से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये सब पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। ये तो है। और जैसा हम बात कर रहे थे, ये कोई अकेला मामला तो है नहीं भारत में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो नीरव मोदी, विजय माल्या, फिर वो एबीजी शिपयार्ड वाला मामला, ये आरकॉम वाला मामला भी उसी लिस्ट में जुड़ता दिख रहा है। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये पैटर्न सा दिखाता है। ये सिर्फ एक कंपनी की नाकामी नहीं है, ये सवाल उठाता है हमारे बैंकिंग सिस्टम की निगरानी पर, कंपनियों के अंदर गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स पर, और शायद लोन देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाती, इस पर भी। तो अगर हम समेटें तो आरकॉम का ये मामला करीब
500 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का है, जिसमें जानबूझकर चूक के आरोप हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसका असर पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे बड़ी कंपनियां मतलब सिस्टम की पेचीदगियों का शायद गलत फायदा उठा सकती हैं और उसका सीधा असर हम सब पर मतलब पब्लिक मनी पर पड़ता है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का भी सवाल है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई भविष्य में इस तरह के इतने बड़े स्केल के वित्तीय घपलों को या चूकों को रोकने के लिए हमारी व्यवस्था में, हमारे नियमों में, हमारी निगरानी में क्या बदलाव होने चाहिए। हाँ, क्या सुधारों की जरूरत है ताकि ये दोबारा ना हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।